अबू शबाब की घटना ने पूरे गाजा को, यहां तक कि इजराइल को हिला के रख दिया है। उसके बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहा है कि जब इजराइल अबू शबाब जैसे एक बड़े प्यादे को नहीं बचा सकता तो जो छोटे प्यादे घूम रहे हैं उनका क्या होगा। और उसने 10 दिन का समय दिया है सबको सरेंडर करने का। उसके बाद वेस्ट बैंक में आज फिर रेजिस्टेंस ने दो जगह, जेनिन और एक जगह और, दो जगह होममेड बॉम्ब से आज मुकाबला किया आईडीएफ का। उसकी भी कुछ क्लिपिंग्स हमारे पास हैं। तीसरी बात, जो लेबनान में एक पहली बार लेबनीज सरकार की कई दशकों बाद एक्चुअली इजराइल से बातचीत शुरू हुई, लेकिन इजराइल ने उसके पहले और उसके बाद बम्बार्डमेंट भी कर दिया। हालांकि कोई लेबनीज सिविलियन उसमें शहीद नहीं हुआ, मारा नहीं गया, लेकिन यह चीज हुई है। उसके बाद सीरिया के कुछ इलाकों में आज फिर इजराइल ने बढ़ने की कोशिश की। और यह भी एक पूरी बात आ रही है कि जुलानी को पता है कि इजराइल ने एक भूमिका निभाई है उसको सत्ता में लाने के लिए, इसलिए जुलानी का एक संकट है जिसकी वजह से वो ग्राउंड सिचुएशन जो सीरिया की उसको नहीं समझ पा रहा है। फिर ईरान ने जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की उसको लेके भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, और जिसमें कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो ईरान ने फायर किए उसकी भी कुछ क्लिपिंग्स हमारे पास है, आपको हम दिखाएंगे। और देखिए, चाइना और जापान में तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पर एक जो ताइवान के सवाल पे एक जापान एक आइलैंड के पास अमेरिका के कहने पे संभवतः उसने उसको एक अपनी फोर्सेस प्लेस की हैं। जापान के पास तो आर्मी नहीं थी, अभी हाल में ही उसने डेवलप करना शुरू किया, उसको चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम एनालाइज करेंगे। प्यूटिन की जो भारत यात्रा है उसका जो डिटेल मैं अभी अब अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में आया करेगा, और आज भी मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें खुलासा है पूरा कि जो न्यूक्लियर सबमरीन रशिया इंडिया को देने वाला है 10 साल की लीज पे। और कल उसमें 4 बजे अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 पे प्यूटिन की जो इंडिया यात्रा है उसको लेके जो और डेवलपमेंट हुए वो भी उस पे आएगा, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 पे। चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना فلسطينية تتهيأ. الله 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 يا هذا جنون، هذا جنون هستيريا. ये देखिए, एक लीग मैच है ट्यूनीशिया और पैलेस्टीनियन नेशनल टीम, जिसमें गोल पैलेस्टीनियन नेशनल टीम ने मारा। ट्यूनीशिया एक ब्रदर देश है, इसलिए आपने शुरू में देखा होगा कि ट्यूनीशिया और फिलिस्तीन के फ्लैग एक साथ हैं, यानी उसको ट्यूनीशिया की जनता फिलिस्तीन का समर्थन करती है। तो 2-2 करके 2-2 पे मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन यही कहा गया उसमें कि भाई हमें हम तो साथ हैं, हम लोग तो एक दूसरे के भाई हैं, तो हम लोग को एक दूसरे के खिलाफ खेलना पड़ा, लेकिन खेले पूरा एक गेम की स्पिरिट के साथ। उसके बाद देखिए एक दूसरा वीडियो। अब इसमें क्या है, गाजा में लाउडस्पीकर बांधे जा रहे हैं जो नमाज की अजान के लिए, और कितनी खुशी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूं। जो सलादीन मॉस्क है गाजा में, वो पूरी तरह से उसको इजराइल ने नष्ट कर दिया। उसके अंदर भी फ्राइडे प्रेयर्स हुई। अब इन सारी घटनाओं के बीच हम एक एक करके पूरे जो घटनाक्रम उस पर आते हैं। अभी देखिए, आज दो अलग अलग तरह के होममेड ग्रेनेड से पैलेस्टीनियन जो यूथ्स हैं उन्होंने आईडीएफ पे वार किया। एक तो कुफ ग्रेनेड। अब कुफ ग्रेनेड क्या है? कुफ ग्रेनेड वो ये सब हाथ से बने हैं, लेकिन इसकी जो खासियत है, इसमें एक जो कन्वेंशनल ग्रेनेड होता है
उसके इसमें कुछ एक्सप्लोजिव्स मिक्स्ड होते हैं और बहुत थोड़े मात्रा में होते हैं आगे की तरफ। और वो जब वो ब्लास्ट करता है तो ऑब्वियसली वो होममेड बॉम्ब में जो दूसरी तरफ जैसे आईडीएफ है वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है और इसमें कुछ और निकलता है, तो उसमें क्षति ज्यादा होती है। और इस बार जो कुफ ग्रेनेड फेंका गया तो उससे भी आईडीएफ के 2 सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद कवाक जो लोकली मेड एक तरह से होममेड बॉम्ब है, इसकी जो खासियत है इसमें कुछ जैसे ड्रोन्स में जैसे कुछ विंग्स लगे होते हैं उस तरह के विंग लगे हैं। तो और वो काफी चुभते हैं, मतलब वो शायद कील के विंग्स है। और उसमें जो है ये दोनों घटनाएं जेनिन में हुई और दोनों सिला अल दरार में हुई। सिला अल दर भी कहते हैं उसको, सिला अल दरार भी। तो वो जो साउथ ऑफ जेनिन में जगह है, ये दोनों घटनाएं उसी जगह हुई, 2 अलग अलग तरीके से मारा और आईडीएफ को वहां से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो एक और बड़ी खबर मैं हेडलाइंस कहना भूल गया था, यमन में कुछ घटना हुई, क्योंकि ब्रिटिश मैरीटाइम सोर्सेस से जो रिपोर्ट करता है हमेशा सबसे पहले यमन की घटनाओं पर, उसने कहा है कि एक जहाज जो यमन से गुजर रहा था उसको कुछ परेशानी हुई है और हो सकता है कि वहां यमन ने फिर से मारा हो, क्योंकि यमन ने कहा था कि गाजा में अगर सीजफायर वायलेशन ऐसे ही चलते रहें तो वो रिज्यूम करेगा। अब ये देखिए इसकी बहुत बड़ी संभावना है और ये बड़ी घटना है यमन में जो हुआ है। और उसमें क्या हुआ कि एक जो जहाज आ रहा था वो उसके लोगों को जहाज छोड़ना पड़ा और उनको एक बोट पे सवार होना पड़ा। तो जब एक बोट पे सवार होना पड़ा तो लोगों ने ये जरूर एक इशू उठाया कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं देखिए वही भूल गया था कहना, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप ये चैनल जो है ये देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 हमने शुरू कर दिया, उस पर कल 4 बजे रशिया और भारत जो पुतिन की भारत यात्रा है उस पर वीडियो आएगा, रोज उस पर एक वीडियो आएगा। तो अब देखिए ये जो यमन की खबर जैसे मैंने आपको बताई, अब देखिए अब दूसरी चीज जो वेस्ट बैंक में कम से कम 16 जगह आज रेजिस्टेंस ऑपरेशन हुए और इन 16 जगहों में से कम 11 जगह इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। ये देखिए कोई बता नहीं रहा है कि इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ रहा है। अभी देखिए एक और खबर जो छुपाई जा रही है कि जो अक्टूबर 7 से अभी तक इजरायली सेना में 300 से ऊपर सुसाइड अटेम्प्ट्स हो चुके और 2024 में 21 सोल्जर्स मतलब उनकी जान चली गई थी और 2025 में 20 सोल्जर्स की सुसाइड से मतलब आत्महत्या उन्होंने की और 300 से ऊपर अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से पता नहीं बाकी आर्मीज का दुनिया में यही रेट है कि नहीं रेट है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी सेना के लिए। इतनी बड़ी संख्या में सुसाइड अटेम्प्ट्स होना लगातार 100, 150 हर साल। अभी तो 2025 का भी आंकड़ा पूरी तरह से आया भी नहीं, तो उसमें देखिए ये 300 की फिगर आई है। फिर इसमें आप देखिए जो लेबनीज और इजरायली रिप्रेजेंटेटिव में बहुत दिनों बाद एक तो बातचीत हुई, दशकों बाद ये बातचीत हो रही है। उस समय भी जब युद्ध चल रहा था उस समय भी बात नहीं हुई थी, इनडायरेक्ट नेगोशिएशन हुए थे और सीज फायर हुआ था और हिजबुल्लाह से बात नहीं हुई, लेबनीज सरकार से इजराइल की बात हुई। सीज फायर भी लेबनीज सरकार ने किया था, लेबनीज सरकार ने किया था, हिजबुल्लाह ने सीज फायर नहीं किया था, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनीज सरकार का हिस्सा है इसलिए ऑब्वियसली हिजबुल्लाह ने उसको माना। अब यहां देखिए लेबनान ने एक फॉर्मर जो उसके एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, सिमोन करम, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। इजराइल से उनकी बातचीत हुई और वो बातचीत जो है लेकिन कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। ये नकूरा में हुई थी। नकूरा जो लेबनान में एक शहर है और वहां मतलब साउथ लेबनान में, वहां पर इजरायली रिप्रेजेंटेटिव भी थे और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव भी थे। यूएस की कमेटी जो मॉनिटर कर रही है वो भी थी। और इसमें देखिए बार बार आज एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि जोसेफ आउन के अलावा नवाफ सलाम जो प्राइम मिनिस्टर लेबनान के हैं सुन्नी, उनका रुख कुछ बदला हुआ। पहली बार उन्होंने इजराइल को कंडेम किया और यह कहा कि इजराइल
से कोई लेबनान की शांति वार्ता तो हम नहीं कह सकते हो रही है, लेकिन एक कोशिश है कि इस एरिया में शांति ला जाए। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि लगातार इजराइल वायलेशन पे वायलेशन कर रहा है और जिसको अमेरिका भी नहीं देख रहा। इस तरह की कड़ी भाषा नफस सलाम ने अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी। ये देखिए एक अपने में यूनिक चीज है। फिर देखिए सीरिया में जो एक पूरी बात हुई है वो एक कुछ जगह कुनेत्रा से फिर से इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ी, वो रोज बढ़ती हैं आगे, लेकिन जब से वो बेत जिन में रेजिस्टेंस हुआ है तब से वो बहुत पहले वापस लौट आती है। अभी इधर जो आज खबर आ रही है वो जुलानी कैंप से आ रही है कि जुलानी का जो कैंप है वो इसको लेके बहुत चिंतित है कि जुलानी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जुलानी के एक मिनिस्टर ने इजराइल को कंडेम किया था जब वो जो बेत जिन की घटना थी। उसके बाद इजराइल ने सिविलियन एरियाज पे बम्बार्डमेंट किया था जिसमें 13 सीरिया के जो सिविलियंस हैं वो मारे गए थे। तो वो तो हुआ, लेकिन जुलानी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो जुलानी की जो प्रॉब्लम है कि वो वहां की जो ग्राउंड सिचुएशन है बहुत रैपिडली बदल रही है। सुन्नी अरब जो कंपोनेंट है वो बहुत जम के सामने आ गया है एक इजराइल विरोध में। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या जुलानी को हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता में तो उसको बैठाया गया, उसमें इजराइल, अमेरिका, टर्की सबका हाथ था। अभी लेकिन वो ये कोशिश कर रहा है जुलानी कि रशिया और टर्की इजराइल से उसको इजराइल, मैंने शायद ईरान कह दिया था, इजराइल, टर्की और अमेरिका इन्होंने बैठाया था। और अभी जो पूरी स्थिति है कि वो टर्की और रशिया से जुलानी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इजराइल को समझाए कि उसके साथ सिक्योरिटी कुछ अंडरस्टैंडिंग करे। अमेरिका से भी कह रहा है। आज ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत भी हुई और जिसमें नेतन्याहू ने एक्चुअली कॉल किया था कि ट्रंप को लिटरली प्लीट करने के लिए कि उसका जो पार्डन वाला इशू है उस पर और प्रेशर डाले प्रेसिडेंट हर्जोग पे। अब देखिए एक चीज दूसरी चीज से कैसे जुड़ी है। हम एक बात कर रहे थे फिर उसमें दूसरी बात आ गई। अब सीरिया को लेकर भी ट्रंप ने कुछ कहा नेतन्याहू से, लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी है कि पार्डन के बारे में अपने नेतन्याहू ने कॉल की थी और जो प्रेसिडेंट हर्जोग हैं उन्होंने कहा है कि हम कंसिडर कर रहे हैं लेकिन 2 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद 400 जो सर्विसमैन हैं इजराइल में उन्होंने खुल के नेतन्याहू के खिलाफ बोला है। एक्स पुलिस ऑफिसर्स हैं जिसमें कुछ एक्स आर्मी के लोग भी हैं, उन्होंने कहा पार्डन नहीं मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट शुरू हो गए पार्डन के खिलाफ। तो एक बड़ी लॉबी इजराइल में है जो पार्डन कहती है कि इसको नहीं मिलना चाहिए। ट्रंप ने भी जो नेतन्याहू से कहा, जो रिपोर्ट हुआ है वो हिब्रू वेबसाइट ने रिपोर्ट किया, ट्रंप ने भी यही कहा है कि देखो हम लोग अभी फिलहाल कोई इस तरीके का मतलब अभी जल्दीबाजी इसमें मत करो, हम कह देंगे, हमने कहा है, चिट्ठी लिखी है हर्जोग को और ये होगा, लेकिन अभी जल्दीबाजी इस पे मत करो। और उसी में सीरिया के बारे में ट्रंप ने कहा कि गो इजी ऑन सीरिया, मतलब वहां पर ज्यादा अभी बम मतलब जो एयर स्ट्राइक्स है वो ज्यादा मत करो। और जुलानी के बारे में भी, जुलानी को भी थोड़ा टाइम दो, ये ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा। बताइए अब ये जो पूरी स्थिति है, अब इसमें देखिए रशिया भी उधर जुलानी को एक पोजीशन में पहुंच गया है कि थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है। रशिया ईरान के साथ है, चाइना के साथ है। देखिए चाइना वाली खबर भी जो अभी आएगी उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए अब वेस्ट बैंक में और जहां जहां संघर्ष हुआ, एक तो अल बियात एरिया है ईस्ट ऑफ बेथलेहम सिटी, वहां हुआ। उसके बाद ताइबा ईस्ट ऑफ रमल्ला वहां हुआ। फिर जो विलेज ऑफ बदिया गांव है ये सल्फिता में, सल्फित में, वो भी जो सेंट्रल वेस्ट बैंक में, वहां पर संघर्ष हुआ। उसके बाद वादी अल मुतै जो एरिया है सालेम के पास, वहां संघर्ष हुआ। जो जलजौन कैंप है नॉर्थ ऑफ रमल्ला, वहां संघर्ष हुआ। बेत फरूक में हुआ, त्रुमिसिया में हुआ, रमल्ला में बेत फरूक, ईस्ट ऑफ नाब्लिस में। नाब्लिस में आज एक जगह एक वेस्ट बैंक का सिविलियन शहीद भी हुआ है, जब उनको मेरे ख्याल से उदला नाम की जगह है नाब्लिस में, वहां पर इजराइल ने कुछ फेटल बॉम्बिंग की जिससे एक सिविलियन गाजा का वो शहीद हुए। अच्छा अब यहां जो देखिए पूरी जो एक सिचुएशन आ रही है कि वेस्ट बैंक में जो ये हो रहा है, गाजा में देखिए थोड़ा सा चेंज आया है जब से अबू शबाब वाली घटना हुई है। और उसमें देखिए बहुत सारे फिलिस्तीनियों ने ये उसको हेल किया, मिठाइयाँ बटी, ये सारी चीज़ें हुई।
अबू शबाब की उस पे। और अब जो बात यह आ रही है कि जब से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कहा है कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं, आज अल तुफा और खान यूनिस में इजराइल ने बम्बार्डमेंट तो किया लेकिन कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है। और 11 अक्टूबर के बाद ये शायद कुछ ही दिन ऐसे हैं जब किसी पैलेस्टीनियन सिविलियन की हत्या नहीं हुई हो या वो मारा नहीं गया हो। तो ये चीज हुई आज। तो अब ये अबू शबाब की घटना का एक खौफ है, क्या है ये अभी देखना बाकी है। इसके बारे में अभी कुछ 100% नहीं कहा जा सकता। उसके बाद देखिए जो चाइना की बात है, देखिए चाइना का एक जो पूरा जबरदस्त झगड़ा चल रहा है जापान से। तो जो एक आइलैंड है ryukyu नाम का आइलैंड है, एक आइलैंड की चेन है जहां पर जापान जिसको मिलिटराइज कर रहा है और ये ताइवान के पास है। अब ये ऑब्वियसली अमेरिका के कहने पे हो रहा है। तो ये अभी तक की लेकिन सबसे मतलब जो इसके जवाब में चाइना ने अभी तक का अपना लार्जेस्ट मैरीटाइम शो ऑफ फोर्स किया है। 100 नेवल और कोस्ट गार्ड वेसल्स येलो सी से वेस्टर्न पैसिफिक की ओर गई हैं, जहां पर ये ryukyu आइलैंड है और जहां पर जापान अपनी कुछ फोर्सेस को जापान ने भेजा है। अब आप देखिए इसकी हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है, क्योंकि हिस्ट्री में जापान ने चाइना को इन्वेड किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ही कर लिया था 1937 में। चाइना जापान के ऑक्यूपेशन में रहा, एक बड़ा हिस्सा, पूरा नहीं, एक बड़ा हिस्सा स्पेशली नॉर्थ चाइना जापान के ऑक्यूपेशन में रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूरे दौर में, जब जापान हिटलर के साथ था। और उसमें जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने संघर्ष किया और उस समय जो चांग काई शेक था, नेशनलिस्ट पार्टी, उन दोनों वो एक उनमें सिविल वॉर चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी में। लेकिन उन्होंने जापान के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, जापान हारा 1945 में। उसके बाद चाइना को उसने खाली किया, फिर उसके बाद चाइना में फिर सिविल वॉर शुरू हुई और कम्युनिस्टों ने जो वहां के चांग काई शेक वाली फोर्सेस है उनको हरा दिया और वो फोर्सेस ताइवान चली गई। ताइवान में उनका राज है, जो चाइना की सिविल वॉर हार गई 1949 के पहले, और 1945-49 के बीच ही होगा। तो अब इस हिस्ट्री को देखते हुए जापान का एक आइलैंड को मिलिटराइज करना चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक रेड लाइन है। वो जापान की किसी भी इस तरह की चीज को वो नहीं होने देगा, मतलब आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे रशिया जर्मनी के प्रति बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। और आप देखिए अमेरिका और ब्रिटेन उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के साथ थे हिटलर के अगेंस्ट, और यहां चाइना के साथ थे जापान के अगेंस्ट। लेकिन अभी वही नेटो और अमेरिका यही बढ़ा रहे हैं जापान को और जर्मनी को रशिया के खिलाफ और जापान को चाइना के खिलाफ। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखिए ईरान। अब ईरान ने जो ईरान की नेवल एक्सरसाइजेस चल रही हैं उसका एक वीडियो देखिए। इसमें देखिए ईरान ने ये जो अभी आपने देखा, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं ईरान की, और ये पूरी टेस्ट हो रही है। अब बहुत सारे वेस्टर्न आउटलेट्स में और कुछ अरब आउटलेट्स में भी एक जो प्रो अमेरिकन है, प्रो इजरायली, वो ईरान का मजाक उड़ाते रहते हैं, जबकि ईरान ने इतनी बुरी तरह से 12 दिन की जंग में दिखाया अपना कमाल। लेकिन उसका फिर भी एक भी लोग कहते हैं कि वो एक्सरसाइज ऐसी हो रही है, ईरान की सेना प्रोफेशनल नहीं है, ये नहीं। जबकि ऑफिशियली अमेरिका और इजराइल ये रिकग्नाइज कर चुके हैं कि ईरान की ताकत क्या है और ईरान किस तरह से उनके सिस्टम को पेनिट्रेट किए हुए वो आप जानते ही हैं। रोज हर हफ्ते या हर महीने में 3-4 बार कोई ना कोई ईरान का स्पाई निकलता है इजराइल के अंदर। तो वो जो देखिए पूरी स्थिति है अभी, इसको लेके खामनेई साहब ने भी एक बहुत जबरदस्त एक बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं इन्होंने परिवारों को नष्ट किया है। یکی از مهمترین کارهایی که اینها انجام میدن تشکیل خانواده است. تشکیل خانواده
که متاسفانه در منطق غلط فرهنگ سرمایه‌داری و فرهنگ غربی خانواده तो ये देखिए आज के समाचार थे। हमने लगभग जो हमारा मेन रीजन है उसको कवर किया। यूक्रेन फ्रंट पे आज शांति रही, मतलब कुछ ऐसा डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ। और कल आपको फिर से रिमाइंड करा दें 4 बजे अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप ज़रूर आइएगा। और जो प्यूटिन की भारत यात्रा है उसका दूसरा पार्ट हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।